हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द डेली हिंदू एडिशन ऑफ 25 मई 2023। नाउ टुडेज न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आज कुछ ऐसे अवार्ड्स हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इंटरनेशनल बुकर प्राइज हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन अगेन, जिसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था। आज हम उसको थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. And then today there is one very interesting term which is going to come with in relation to the new parliament building, that is called as Senegal. Okay, so that is also important. And then we will focus on economics, where our RBI governor is saying that the India is going to grow at 7% in financial year 2022-23 which ended. ठीक है ना, बट एस्टिमेट है कि जो डेटा आएगा वो 7% का ग्रोथ दिखाएगा. ओके, so there are some very important news from today's newspaper, and then we are also going to study about National Human Rights Commission also. Okay, so let's start with the news. पहला न्यूज है important, that is 19 opposition parties to boycott parliament inauguration by prime minister. क्या रीजन है इसका? रीजन जानने की कोशिश करते हैं. रीजन इसमें यह है कि जो इनका प्राइमरी ऑब्जेक्शन है, इट इज अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज डिसीजन टू इनॉग्रेट द बिल्डिंग हिमसेल्फ, कंप्लीटली साइडलाइनिंग प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू. जो अपोजिशन पार्टी कह रहे हैं कि दिस अ ग्रेव इंसल्ट एंड ऑल्सो असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी विच डिमांड्स अ कमेंसरेट रिस्पॉन्स. ठीक है, तो ये सारी पार्टीज हैं, 19 पार्टीज जिन्होंने ये अपोज किया हुआ है. उसके बाद अगर आप देखें तो बीजू जनता दल और YSR कांग्रेस पार्टी, दे वुड अटेंड दी इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑन संडे. सो इफ यू विल सी ओवर हियर कि यहाँ पे ऐसा क्या है जो हमें जानने की ज़रूरत है. इसमें टेक्निकलिटी क्या है एक्चुअली? तो इसमें टेक्निकलिटी ये है कि जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है कि इज प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. तो आप लोग ने जो पढ़ा होगा वो ये पढ़ा होगा कि पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, जिसको हम कहते हैं लोकसभा हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स. ओके, लोअर हाउस अपर हाउस. अब यहाँ पे पार्लियामेंट में क्या प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है. तो आंसर इज यस, प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. क्योंकि देखिए पार्लियामेंट का काम क्या है, लॉ बनाना. पर कोई भी लॉ तब तक एक्ट नहीं बन सकता जब तक उस पर प्रेसिडेंट की एसेंट ना लगे. सो प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. उसके बाद जब भी कोई भी पार्लियामेंट का सेशन सम्मन करना होता है तो वो प्रेसिडेंट के थ्रू ही होता है. देखो, इट इज द प्रेसिडेंट्स पावर टू सम्मन द पार्लियामेंट. ओके, उसके बाद अगर आप देखें तो एडजर्नमेंट सीने डाई, प्रोरोगेशन, ठीक है, ये सब जो है तो एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट सीने डाई वो लीडर्स करते हैं हाउस के. ठीक है, जो पार्लियामेंट का जो सेशन जो खत्म करना होता है, ठीक है, दैट इज प्रोरोगेशन, दैट इज डन बाय प्रेसिडेंट ओनली. ओके, सो प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. अब न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग से रिलेटेड अब एक नया टर्म आने वाला है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज अ स्कैप्टर. ठीक है, तो एक स्कैप्टर है जिसका नाम है सेंगोल सॉरी. तो जो सेंगोल है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. ये जो सेंगोल है ये हमारे आज़ादी से भी रिलेटेड है. जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ था, ओके, बिटवीन द ब्रिटिश इंडिया एंड द इंडिपेंडेंट इंडिया, सो इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर Jawaharlal Nehru, he was presented with this Sengol, which is a scepter. So it was given by the British to India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru to represent the transfer of power in 1947. Okay, so अभी तक की जो स्कैप्टर था ये एक म्यूजियम में रखा गया था प्रयागराज में, दैट इज इलाहाबाद. अब इसको इंस्टॉल किया जाएगा लोकसभा स्पीकर के पोडियम के बगल में. अब हम थोड़ा सेनेगल के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा. सो ये जो सेनेगल है ये ओरिजिनली यूज किया जाता था टू मार्क द हैंडिंग ओवर ऑफ पावर फ्रॉम वन किंग टू अनदर ड्यूरिंग द चोला डायनेस्टी इन तमिलनाडु. तो ये हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए कि जो हैंडिंग ओवर ऑफ पावर जो होता था, तो ये जो कन्वेंशन था या जो ये ट्रेडिशन था स्कैप्टर या सेंगोल को हैंड ओवर करने का, ये ट्रेडिशन कहाँ का है? ये ट्रेडिशन है चोला डायनेस्टी तमिलनाडु का. उसके बाद अगर आप देखें ये स्कैप्टर दिखता कैसे है, सो इट इज़ अ 5 फुट लॉन्ग इंट्रिकेटली कार्व्ड अनबेंडिंग गोल्ड प्लेटेड सिल्वर स्कैप्टर. ठीक है, गोल्ड प्लेटिंग हुई है इसकी और सिल्वर है स्कैप्टर. और इसके ऊपर जो टॉप पे नंदी है दैट इज बुल डाइटी.
ये जो स्केप्टर है इट वाज स्पेशली कमीशन बाय द देन, ये नाम इम्पोर्टेंट है पॉन्टिफ का, दैट इज थिरुवदुथरई अधिनम, उन्होंने इसको कमीशन किया था। तो ये जो थिरुवदुथरई मठ है ये लोकेटेड है मयिलादुथुराई डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में, विच इज द हार्ट ऑफ द चोला किंगडम। उसके बाद अगर आप देखें जो 96 ईयर ओल्ड वुमिदी बंगलू चित्तई जी हैं, ओके, who was associated with this construction, he will also participate in this ceremony। अब हम थोड़ा सा इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं वो डिस्कस करूँगा। कल के न्यूज़पेपर में मैंने आपको बताया था कि हैरी पार्क का नाम लिटिल इंडिया कर दिया गया है, जो सिडनी का एक सबर्ब है। अब हम थोड़ा सा इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा बात करते हैं। तो अब अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया रिलेशन अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि दे आर मेंबर्स ऑफ क्वाड। क्वाड की समिट जो थी इस बार ऑस्ट्रेलिया होने वाली थी, बट सिंस द यूएस प्रेसिडेंट ही हैज अ डोमेस्टिक कंपल्शन टू अटेंड टू बी इन यूएस, क्योंकि यूएस इज गोइंग टू अ डेंजर ऑफ डेट डिफॉल्ट, जो अगले आर्टिकल में मैं डिस्कस करूंगा। तो ये जो समिट है ये हिरोशिमा में जो G7 की समिट चल रही थी उसी के साइडलाइन पे हुआ है। उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर हिरोशिमा से पापुआ न्यू गिनी गए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो पापुआ न्यू गिनी में इन्होंने फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड समिट अटेंड किया, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में, अब हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन की अगर हम बात करें, सो सी एक तो मैंने आपको बता दिया कि सिडनी का जो एक सबर्ब है हैरी पार्क, उसको लिटिल इंडिया नाम दिया गया है। उसके बाद इंडिया इज गोइंग टू ओपन इट्स कंसुलेट इन ब्रिस्बेन एंड ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू ओपन इट्स कंसुलेट इन बेंगलुरु। देन देयर हैज़ बीन एन एग्रीमेंट ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो मतलब एक दूसरे कंट्री में काम कर सके, और जो इस हिसाब से जिसको आप कह सकते हैं कि इलीगल ट्रैफिकिंग जो होती है या विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो ट्रैवल होता है उसको कर्ब किया जा सके। देन इंडिया ऑस्ट्रेलिया ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स, इसका फाइनलाइजेशन हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? द हाइड्रोजन व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बाय यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। द नेक्स्ट इज डिफेंस एंड सिक्योरिटी टाइज, कोऑपरेशन ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्रिटिकल मिनरल्स, दिस वर आल्सो ऑन द एजेंडा। उसके बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है जिसको कहते हैं एक्टा। ओके, नाउ देयर इज अ डिमांड कि ये जो एक्टा है दैट इज अबाउट द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, सो अब इसको अपग्रेड किया जाए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट में बाय दिसंबर। देन देयर इज डाइवर्जेंस। व्हाट इज द डाइवर्जेंस बिटवीन द टू कंट्रीज? द डाइवर्जेंस बिटवीन द टू कंट्रीज इज अबाउट द रशियाज इन्वेजन ऑन यूक्रेन एंड वेस्टर्न सैंक्शंस। ओके, बट व्हाट इज द कॉमन कॉज? तो देखिए किसी भी कंट्री में डाइवर्जेंस तो होता है पर कुछ कॉमन कॉज भी होता है, तो दोनों कंट्रीज उस कॉमन कॉज को लेके आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन कॉज जो है जो दोनों कंट्री को यूनाइट करती है, दैट इज फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एंड डीलिंग विद एग्रेसिव चाइना। जैसा कि आप जानते हैं कि एक क्वाड तो है, विच इज क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, साथ साथ में एक सिक्योरिटी अलायंस भी है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ऑकस। उसके बाद अगर हम देखें मेजर इरिटेंट, ठीक, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया है इरिटेंट इन द रिलेशनशिप। सो इफ यू विल सी दैट आवर प्राइम मिनिस्टर हैज रिपीटेड हिज कंसर्न्स ओवर वैंडलिज्म, attacks, defacing community centers and temples with pro-Khalistani, anti-India and anti-Modi graffiti. सो ये जो इशू है इट हैज़ बीन रेज्ड ड्यूरिंग मिस्टर एल्बनी, एंथनी एल्बनी, जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है, जब ये मार्च में इंडिया आए थे तब ये इंडिया ने इशू रेज किया था। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्ट्रेंथ बिटवीन द टू कंट्रीज। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया है 3Ds। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि वो 3D में क्या क्या आता है। सो इट इज़ डेमोक्रेसी, डियास्पोरा और दोस्ती। सो इट इज डेमोक्रेसी, डियास्पोरा एंड दोस्ती। ठीक है, सो दिस इज द 3Ds, डेमोग्राफी, डियास्पोरा एंड दोस्ती। अब यहाँ पे क्योंकि डेमोक्रेसी की बात आ गई है तो आप लोगों को एक बात बतानी बहुत जरूरी है यहाँ पे, अगेन वो पॉलिटी से रिलेट करता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों डेमोक्रेसी तो हैं, बट क्या दोनों रिपब्लिक हैं? ये जानना बहुत ज़रूरी होता है।
तो सी, आप इंडिया को रिपब्लिक कह सकते हो बट ऑस्ट्रेलिया को आप रिपब्लिक नहीं कह सकते, डेमोक्रेसी दोनों ही है। कैसे, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आप देखोगे कि इंडिया का जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो प्रेसिडेंट होता है। इंडिया का जो हेड ऑफ द स्टेट है, ओके, इट इज प्रेसिडेंट। अब इंडिया में जो प्रेसिडेंट होता है, द प्रेसिडेंट गेट्स इलेक्टेड, ओके। बट ऑस्ट्रेलिया में जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो ब्रिटिश मोनार्क होता है, ओके। इट इज अ ब्रिटिश मोनार्क ऑस्ट्रेलिया के केस में। सो ऑस्ट्रेलिया इज स्टिल रिगार्डेड एज ए डोमिनियन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट आते हैं ब्रिंकमैनशिप के ऊपर। तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट डेब्ट डिफॉल्ट ऑफ यूएस ऑफ $31.4 ट्रिलियन। तो जैसे कि हर डेमोक्रेसी में होता है कि पार्लियामेंट का एक कंट्रोल होता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर विद रिलेटेड इन रिलेशन टू फाइनेंस। अगर आप इंडिया में भी देखेंगे तो यूनियन बजट पास तो होता है बट मनी निकालने के लिए एक अलग से बिल पास होती है जिसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। ये एप्रोप्रिएशन बिल पास होने के बाद ही गवर्नमेंट को ऑथराइजेशन मिलती है कि वो उतनी मनी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विड्रॉ कर सके। तो इस तरीके का एक मैकेनिज्म यूएस में भी है कि आपको पार्लियामेंट से, मतलब जो वहाँ के पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं, तो वहाँ से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा अपने एक्सपेंडिचर्स को। अगर आपका एक्सपेंडिचर किसी सीलिंग को ब्रीच करता है तो वहाँ के पार्लियामेंट, दैट इज कांग्रेस, दैट हैज टू अप्रूव दैट। तो उसका जो क्वांटम है वो है $31.4 ट्रिलियन का डेब्ट सीलिंग, और डेडलाइन कितना है? जून 1। तो ऑलरेडी हम मई 25 पे हैं और जून 1 को डेडलाइन है। अगर ये डेडलाइन जो है इसके पहले अगर डील नहीं रिच हुआ प्रेसिडेंट और कांग्रेस के बीच में कि डेब्ट सीलिंग को बढ़ाया जाए तो यूएस जो है वो डेब्ट डिफॉल्ट कर जाएगा। तो वर्ल्ड की जो सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो डेब्ट डिफॉल्ट कर जाएगा, तो ऑब्वियसली उसका इकोनॉमिक रिपरकशंस तो होगा ही। एक तो वैसे ही वर्ल्ड में जो है वो इकोनॉमिक टर्मोइल के थ्रू जा रहा है। अगर आप आईएमएफ का रिपोर्ट देखें तो हर कोई डाउनग्रेड कर रहा है वर्ल्ड ग्रोथ का प्रोजेक्शन, वोलेटिलिटी है। तो अगर उसमें अगर डेब्ट डिफॉल्ट हो जाता है तो इट विल हैव अ नॉक ऑन इफेक्ट ऑन अदर थिंग्स। सो यू कैन सी द impact that it could lead to credit rating downgrade of USA, then knock on effect on soaring interest rate, then stock market वो नीचे गिर जाएगा। उसके बाद it will also have a deleterious impact on retirement and saving accounts, pace of business activity और employment। तो ऑलरेडी जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो रिसेशन के थ्रू जा रहा है। अगर यूएस का अगर डेब्ट डिफॉल्ट हो गया तो इट विल बी शॉक टू फाइनेंशियल सिस्टम एंड जो रिकवरी हो रही है, जो अभी भी फ्रेजाइल है, वीक है, वो और डेंट हो जाएगा, ओके। अब हम आते हैं इसके पॉलिटिक्स पे कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रहा है। ये प्रॉब्लम पहले भी आया था 2011 में जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे। इसमें पॉलिटिक्स क्या इन्वॉल्व है? तो अब अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन वो कौन से पार्टी से हैं? डेमोक्रेट्स। देन कांग्रेस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में किसका मेजॉरिटी है? रिपब्लिकन पार्टी का, ठीक। तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों अपोजिंग पार्टीज हैं, फाइन। तो यहाँ पे एक पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। अब हम आते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स श्रिंक अक्रॉस मैनी नेशंस फॉर मोस्ट टाइम्स। तो यहाँ पे देखिए इसमें हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसमें डेटा से ज़्यादा आपका पैटर्न इंपॉर्टेंट होगा, अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न। अब पैटर्न क्या होता है? ग्रोथ किस तरीके से कर रहा है, बढ़ रहा है कि नीचे जा रहा है, ये पैटर्न समझना ज़रूरी होता है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड द रीजंस बिहाइंड दैट पैटर्न। दिस टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस आर्टिकल में जो हम फोकस करेंगे वो मेजरली हम उसी पे फोकस करेंगे, ठीक। सो लेट्स कम टू द न्यूज़। अब न्यूज़ ये है कि इंडिया में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों घट रहा है, दिस इज द न्यूज़, ठीक। उसमें भी अगर आप देखेंगे तो इंपोर्ट का जो डिक्लाइन है इट इज मोर देन एक्सपोर्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। ये काफ़ी ज़रूरी बात है। क्या है पहला पैटर्न? क्या आप याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक्सपोर्ट भी घट रहा है, इंपोर्ट भी घट रहा है, पर तेजी से कौन घटा? इंपोर्ट घटा, ठीक। अब अगर आप देखेंगे कि हम जो इंपोर्ट करते हैं
तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे कि मान लो गोल्ड है या ऑयल है, अगर उसका इंपोर्ट घट रहा है, पर हम इस बार ये देख रहे हैं कि जो नॉन गोल्ड नॉन ऑयल इंपोर्ट है वो भी घट रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक वरीसम ट्रेंड है। ठीक है, पहला चीज़ तो ये है। उसके बाद एक्सपोर्ट भी घट रहा है। तो एक्सपोर्ट घटने के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो एक्सपोर्ट घटने के पीछे जो मेन कारण है वो है वीक ग्लोबल डिमांड। क्या है? वीक ग्लोबल डिमांड। सो दिस इज द मेन रीजन दैट व्हाई एक्सपोर्ट इज कमिंग डाउन। ठीक, वाई इम्पोर्ट इज नाउ कमिंग डाउन? तो इम्पोर्ट इज कमिंग डाउन क्योंकि यहाँ पे जो है इन्वेंट्री जो बनी हुई है अभी वही यूज हो रही है जो कोविड-19 के टाइम में जो इन्वेंट्री इकट्ठी हो गई थी। अब जो इम्पोर्ट और भी जो चाहिए तो वो हम अगले साल ही अब देखेंगे कि अगले साल ही वो बढ़ पाएगा। सो यहाँ पे अगर आप देखें कि एक टर्म यहाँ पे डिस्कस हुआ है दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड डेफिसिट। सो नाउ व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट? ट्रेड डेफिसिट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड डेफिसिट। मतलब आपका इम्पोर्ट अगर एक्सपोर्ट से ज़्यादा है देन वी से इट इज ट्रेड डेफिसिट। और यहाँ पे अगर आप देखें तो क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों घट रहा है और इंपोर्ट और तेज़ी से घट रहा है तो ट्रेड डेफिसिट भी नैरो हुआ है। अब क्या ये सिर्फ हमारे इंडिया में ही हो रहा है ये ट्रेंड? सो इफ यू विल सी दैट नो, द फॉल इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज नॉट लिमिटेड टू इंडिया। मैनी नेशंस हैव रिकॉर्डेड सिमिलर डिक्लाइंस पॉइंटिंग टू अ स्लोइंग ग्लोबल डिमांड। अब अगर हम यहाँ पे अपना इकोनॉमिक सर्वे का अगर प्रेडिक्शन देखें तो 2022-23 का जो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे है उसने एक वार्निंग दी थी that slowing global demand will weigh on India's merchandise export। ठीक, तो वो तो हो ही रहा है कि जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने फोरकास्ट भी किया था कि जो ग्लोबल ग्रोथ है वो स्लो डाउन करेगा 2022 में भी और 2023 में भी। जो लेटेस्ट एस्टिमेट है वो कह रहा है कि जो ग्लोबल ग्रोथ है वो सिर्फ 2.5% रहेगा 2023 में। ओके, उसके बाद आईएमएफ ने कुछ रिस्क भी बताया। रिस्क क्या है यहाँ पे कि जो फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रेस है that was triggered by the fall down of Silicon Valley Bank and other banks in USA। तो उसने जो है डाउन टर्न जो है ग्लोबल डिमांड का और ज़्यादा कर दिया है। अब हम यहाँ पे देखें कि नॉन ऑयल नॉन गोल्ड इम्पोर्ट, ओके, विच आर ग्रोथ सेंसिटिव, मतलब ऐसे इम्पोर्ट जो ना गोल्ड है ना ऑयल है, मतलब क्या हो जाएगा, मेनली मशीनरीज हो जाएंगे। ग्रोथ सेंसिटिव का मतलब जिनका योगदान होता है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग में या किसी और सेक्टर में, विच आर नॉट फॉर कंजम्पशन पर्पज, विच आर फॉर द प्रोडक्शन पर्पज। सिंपल सी बात है। ठीक, अगर कंजम्पशन पर्पज के लिए है तो हम कह देते हैं कि इट इज अनप्रोडक्टिव, बट इट इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पज सो वी से इट इज अ ग्रोथ सेंसिटिव और प्रोडक्टिव। सो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि जो नॉन ऑयल नॉन गोल्ड इम्पोर्ट्स है मे नॉट विटनेस अ सिग्निफिकेंट स्लो डाउन एज इंडियन ग्रोथ कंटिन्यूज टू बी रेजिलियंट, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया है। बट अब डेटा क्या आ रहा है? डेटा आ रहा है कि नो, देयर इज डिक्लाइन इन इम्पोर्ट्स इन अदर मेजर कमोडिटीज ऑल्सो। So they say that inbound shipments of fertilizers and gold, the two commodities whose imports fluctuate the most, it shrank by 40% in April। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें कि contraction in export it is more broad based। So along with petroleum products, the exports of engineering goods, gems and jewelry, chemicals, ready-made garments and plastics, they have also contracted। बस एक सेक्टर ऐसा है जिसमें ग्रोथ है पर उसका ग्रोथ फिगर थोड़ा नीचे आया है, वो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इज कंटिन्यूइंग टू राइज एट 26.5% पेस, बट इट इज स्लोवेस्ट इन 15 months। देन सर्टन प्रोडक्ट्स which has seen this rise, so see the export of rice or farmer products, these are the only bright spot among the globe। Now the decline in export, so if you see the recent decline in export is a global phenomena। The monthly economy review released by Department of Economic Affairs said that the exports surged in financial year 2022, मतलब कोविड के जस्ट बाद वाला ईयर, ड्यू टू पेंटअप डिमांड। पेंटअप डिमांड का मतलब कि कोविड-19 में सब लॉकडाउन हो गया फटाफट। ठीक, तो लॉकडाउन में कुछ खरीद नहीं सकते, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा है। जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो जितने डिमांड पेंडिंग थे वो फटाफट, ठीक है, सप्लाई होना चालू हो गया। सो इसीलिए फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में दिस फिगर्स वेंट अप। बट नाउ एज वी कैन सी that because of invasion of Ukraine, then monetary tightening of global central banks, so we are seeing the slowdown in the global economy also।
Now coming to one more important article from economy, that is the fundamental value of the rupee. Now यहाँ पे अगर आप देखें तो करेंसी क्या होता है, व्हाट इज करेंसी? इट इज स्टोर ऑफ वैल्यू, इट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। हम करेंसी क्यों रखते हैं अपने पास, हमारे जेब में पैसा क्यों है? बिकॉज वी कैन बाई समथिंग विच हैज़ वैल्यू। सो करेंसी इज द स्टोर ऑफ वैल्यू, कि हम 10 रुपए की चीज़ या 20 रुपए की चीज़ देख के कुछ खरीद सकते हैं जो हमें चाहिए, तो वो स्टोर ऑफ वैल्यू है। एज सच करेंसी इज जस्ट अ पेपर, इट इज ऑफ नो यूज टू अस, बट इट हैज़ स्टोर ऑफ वैल्यू, कि 10 रुपए का नोट है तो 10 रुपए की चीज़ खरीद सकती है वो मार्केट में हमारे लिए। दैट इज कॉल्ड एज द करेंसी का वो वैल्यू है। बट अगर करेंसी में अगर कॉन्फिडेंस चला जाए, मेरा आपका किसी का भी, कि अगर हमको अपने करेंसी पे कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक, तो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम ही ठप पड़ जाएगा। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे इन्फ्लेशन में क्या होता है, वेन एवर देयर इज एन इन्फ्लेशन द वैल्यू ऑफ करेंसी डिक्रीजेस। भाई सीधी सी बात है, कोई अगर चीज़ 10 रुपये से 12 रुपये की हो गई, तो जो आप पहले 10 रुपये में खरीद सकते थे अब वो आप 12 रुपये में खरीद रहे हो, तो आपके करेंसी क्या है, वो स्टोर ऑफ वैल्यू है। तो आपके करेंसी का जो वैल्यू है वो तो डिक्रीज हुआ, तो इसी से जो कॉन्फिडेंस होता है, फाइन, वो डिक्रीज होता है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे कि कोई भी सेंट्रल बैंक होती है आरबीआई, इनका मेजर फोकस क्या होता है, दैट इज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, कि लीगल टेंडर का या बैंक नोट्स का कॉन्फिडेंस मार्केट में बना रहे। ये कॉन्फिडेंस ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड होता है जो सिटीजन अपने मॉनेटरी अथॉरिटी में रिपोज करती है। ओके, अब हम आए तो आरबीआई ने अपने क्लीन नोट पॉलिसी में कहा कि 2000 के नोट्स को रिप्लेस करना है सितंबर 30 तारीख तक। और यहाँ पे क्लीन नोट पॉलिसी, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि क्लीन नोट पॉलिसी जो है वो, इस पॉलिसी के अंदर आरबीआई जो पुराने फटे नोट होते हैं, काउंटरफिट नोट्स होते हैं, उनको मार्केट से निकाल लेती है। तो जो लास्ट 2000 के नोट छपे थे वो कुछ 2017 2018-19 में छपे थे, उसके बाद ये छपे नहीं है, ठीक। अब ये 2023-24 हो गए, तो किसी भी नोट का वैल्यू भी, शेल्फ लाइफ भी 4 से 5 साल होता है, तो अब आरबीआई इसको रिप्लेस करना चाहती है, ठीक। अब यहाँ पे जो मेन मुद्दा है जो ऑथर डिस्कस करना चाहता है वो ये कहना चाहता है कि आरबीआई ने ये भी कहा है कि 2000 रुपये के नोट को आपको एक्सचेंज करना है लोअर डिनोमिनेशन से। बैंक्स को बोला गया है कि आप 2000 के नोट को जो एक्सचेंज करेंगे उसके बदले में आप 2000 का नोट नहीं देंगे, आप लोअर डिनोमिनेशन का नोट देंगे। सो द ऑथर इज सेइंग कि देन इट इज नॉट अ क्लीन नोट पॉलिसी, या द आरबीआई इज विड्रॉइंग द 2000 रुपीज नोट्स। अब जिन्होंने 2000 रुपये नोट्स जिनके पास हैं, नाउ वही कॉन्फिडेंस की बात आ गई कि अब कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि हम 2000 का नोट अपने पास रखें या ना रखें, ऐसी एक बात यहाँ पे है। उसके बाद जो रैशनल है आरबीआई का, दैट इज कि एक तो ये जो 2000 के जो नोट्स हैं वो काफ़ी कम लोगों के पास है, तो इसको एक्सचेंज करने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जो ब्लैक मनी होर्ड्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। द नेक्स्ट इज ऑन कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट एंड एआई। तो आपके लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, ऑन कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट एंड एआई। ये यूएसए का केस है, बट इसका काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है ना कि किसी एक इमेज को यूज़ करते हैं कि ताकि मशीन लर्निंग कर सके उस इमेज का और फिर आउटपुट प्रोड्यूस कर सके, तो ऐसे सिस्टम्स पे ये थोड़ा सा गाज गिर सकता है। तो केस का नाम क्या है? केस का नाम है एंडी वोल फाउंडेशन फॉर द विजुअल आर्ट वर्सेस गोल्ड स्मिथ एट आल, ठीक। अब आप समझिए कि आप पेंटर हैं, आपने कोई एक अच्छी पेंटिंग बनाई, ठीक है, आपने कोई अच्छी पेंटिंग बनाई और किसी को दे दी, बेच दी आपने। और बेचने के साथ आपने कंडीशन लगाया कि ये पेंटिंग आप सिर्फ एक ही बार पब्लिश कर सकते हो फुल लेंथ पेपर में, और सिर्फ एक बार पब्लिश कर सकते हो हाफ लेंथ पेपर में, उससे ज़्यादा नहीं। आपकी पेंटिंग, ठीक है, मैंने आपसे पेंटिंग ले ली, अब मैंने इतना राइट आपसे ले लिया कि ठीक है मैं आपको इतना पे कर रहा हूँ, मैं आपकी पेंटिंग एक बार यूज़ करूँगा अपने मैगजीन में फुल पेज पे और एक बार यूज़ करूँगा हाफ पेज पे, ठीक। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने एक आर्टिस्ट को बुलाया और बोला कि इस पेंटिंग के ऊपर और काम करो, मतलब इसको इलस्ट्रेट करो या इसको मॉडिफाई करो, जो भी करना है करो, ठीक है, पेंसिल वर्क भी कर सकते हो। तो क्या
इसका जो कॉपीराइट है वो मेरे पास होगा उस वर्क का, किस वर्क का, आर्टिस्ट के वर्क का। कोई और आर्टिस्ट आता है, वो मेरे पेंटिंग के ऊपर काम करता है और मेरे पेंटिंग के बेसिस पे काम करता है और उसको मॉडिफाई करता है, तो क्या मेरा कॉपीराइट है इसके ऊपर? तो जो यूएस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, एंडी वैरोल फाउंडेशन फॉर द विजुअल आर्ट वर्सेस गोल्डस्मिथ, इट सेज यस, द पेंटर हैज स्टिल द राइट, क्योंकि दिस वर्क इज बेस्ड ऑन व्हाट पेंटिंग वाज मेड बाय द ओरिजिनल पेंटर। ठीक, दिस इज द केस। तो यहाँ पे ओरिजिनल, यहाँ पे पेंटिंग की बात नहीं है, फोटोग्राफी की बात है कि फोटो है उसमें। ठीक है, वो फोटो जो है वो प्रिंस करके उसका नाम है फोटो का, तो उसके ऊपर ये है पूरा केस। तो अगर आप देखें, सो इट इज फोटोग्राफ द फेमस म्यूजिशियन प्रिंस इन 1981। ठीक है, देन दिस फोटोज वर लाइसेंस्ड इन 1984 टू वैनिटी फेयर मैगजीन फॉर यूज एज एन आर्टिस्ट रेफरेंस। तो यहाँ पे लाइसेंस में स्पेसिफिकली बोला गया है कि ये जो इलिस्ट्रेशन है, इट कुड अपीयर वंस एज अ फुल पेज एलिमेंट एंड वंस एज अ क्वार्टर पेज एलिमेंट। उसके बाद नहीं, उसके बाद वैनिटी फेयर ने गोल्डस्मिथ को $400 पे किया है। उसके बाद एक और कंपनी आती है AWF। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें कि 2016 में कॉन्डे नेस्ट, इट इज़ द मीडिया कॉन्ग्लोमरेट दैट पब्लिशेस वैनिटी फेयर, इट अप्रोच्ड एंडी वैरहोल फाउंडेशन। उनको पास अप्रोच किया और बोला कि हमारे पास एक 1984 का इलस्ट्रेशन है एज अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी ऑन प्रिंस। ठीक है, इसके ऊपर आप काम करो, इसको रीयूज करो। ठीक, बट व्हेन दे रियलाइज्ड दैट देयर वर मोर पोर्ट्रेट्स अवेलेबल, दे ऑप्टेड टू पब्लिश वन ऑफ देम इंस्टेड। ठीक है, तो उनको लगा कि उनके पास और पोर्ट्रेट्स अवेलेबल है उस फोटो का, तो उन्होंने कहा कि हम वही यूज़ कर लेंगे। तो इसको एज अ पार्ट ऑफ द लाइसेंस टू यूज इट, दे पेड $10,000 टू AWF एंड नथिंग टू मिस गोल्डस्मिथ, जिन्होंने ओरिजिनली ये प्रिंस म्यूजिशियन का पिक्चर लिया था। तो जब AWF ने रियलाइज किया कि दैट मिस गोल्डस्मिथ में फाइल अ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट सूट, सो दे फाइल्ड अ सूट, कौन, AWF, कि हमने कोई कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं किया है। उसके बाद गोल्डस्मिथ ने अब काउंटर सू किया कि हाँ, आपने कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट किया है। अब जो यूएस सुप्रीम कोर्ट, जो यूएस कोर्ट का जो जजमेंट है, वहाँ पे अगर आप देखें तो जजमेंट क्या है, दे से दैट बोथ मिस गोल्डस्मिथ फोटोज एंड वेरोल्स अडैप्शंस हैड मोर और लेस द सेम पर्पस, दैट इज टू पोर्ट्रे द प्रिंस। बट यहाँ पे जो मेजॉरिटी जजमेंट है, दे हैव सीन दैट व्हाइल कॉपिंग मे हैव हेल्प कन्वे अ न्यू मीनिंग और मैसेज दैट इन इटसेल्फ डिड नॉट सफाइज अंडर द फर्स्ट फैक्टर। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट फैक्टर क्या है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का? द फर्स्ट फैक्टर इज दैट द वर्क शुड बी ट्रांसफॉर्मेटिव एंड दे हैव अ डिफरेंट एंड दे शुड हैव अ डिफरेंट कैरेक्टर। पर यहाँ पे लोअर कोर्ट्स ने मान लिया था कि हाँ, इट हैज़ अ डिफरेंट कैरेक्टर, बट हायर कोर्ट ने इसको नहीं माना कि दैट इट इज़ द डिफरेंट कैरेक्टर। फाइन, बट जो डिसेंटिंग जजमेंट है जस्टिस एलेना कैगन का, she is saying that there is a need for a broader reading of transformative use for the progress of art and science, कि अगर हम ऐसे करने लगेंगे तो जो आर्ट एंड साइंस जो है उसको वो हैम्पर करेगा। बट दैट इज अ माइनॉरिटी जजमेंट। मेजॉरिटी जजमेंट इज दैट मिस गोल्डस्मिथ शी स्टिल हैज द कॉपीराइट ऑन दिस पर्टिकुलर फोटो। तो डेफिनेटली दिस विल अफेक्ट द जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई में क्या होता है कि हम इमेज यूज़ करते हैं मशीन को ट्रेन करने में कि ताकि उन फोटोज़ को पहचान कर सके। सो यहाँ पे भी अगर ये जजमेंट लागू हो गया तो फिर यहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी फ्यूचर में। द नेक्स्ट इज कमिंग टू द इंडियन कॉपीराइट लॉ। तो अगर हम इंडियन कॉपीराइट लॉ में देखें तो इंडिया फॉलोज अ हाइब्रिड मॉडल ऑफ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब जब आप किसी ओरिजिनल वर्क को कैसे आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या है, फेयर डीलिंग विद कॉपीराइटेड वर्क इज एग्जेम्प्टेड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस अंडर सेक्शन 52(1)(a) ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957। देन इंडिया ऑल्सो हैज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एनुमरेटेड एक्सेप्शंस कि जहाँ पे कॉपीराइट लॉस फॉलो नहीं करेंगे। द नेक्स्ट इज GDP growth expected to exceed 7% estimate in financial year 2023 says RBI governor। तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ध्यान में रखने के लिए। तो इंडिया का GDP ग्रोथ 2022-23 में कितना होगा, जो 7% को पार कर जाएगा। इन्फ्लेशन कितना होगा, 4.7 के नीचे इन्फ्लेशन होगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं बैंकिंग सिस्टम्स में, दे आर लाइकली टू डिप फर्दर इन जनवरी टू मार्च 2023 क्वार्टर।
Then he is saying, then who releases the GDP data? That is National Statistical Office. Then what is the growth expectation for 2023-24? It is 6.5%, which is higher than the growth projection of International Monetary Fund, which is 5.9%. Now, why it will be 6.5%? Because agriculture will do well, there will be normal monsoon and sustained uptick in service sector. पर रिस्क क्या है? जियो पॉलिटिकल रिस्क, स्लोइंग वर्ल्ड ट्रेड जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, और गुड एक्सपोर्ट्स रिमेनिंग अ रिस्क. The next is on India's initiative G20 to take up effect on graft on women. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि G20 की वर्किंग ग्रुप है विच फोकस ऑन फाइटिंग करप्शन. दे विल डिस्कस हाउ करप्शन इम्पैक्ट्स वुमेन. ओके, सो यहाँ पे हम देखें दैट दिस मीटिंग विल बी हेल्ड इन ऋषिकेश. That is second G20 anti-corruption working group meeting scheduled to begin in Rishikesh on Thursday. Right? So there will be an attempt to have a consensus on common definition of economic offenders. तो देखिए मीटिंग किस पे फोकस करेगी? हाउ G20 कंट्रीज कैन कम टुगेदर एंड बिल्ड एन इंफॉर्मेशनल एज वेल एज ऑपरेशनल फ्रेमवर्क फॉर नेटवर्किंग, शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड प्रिवेंटिंग द क्रिएशन ऑफ सेफ हेवन्स दैट फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स कैन exploit. Now take the one-liner. INSFV Tarini returns to Goa after 188-day voyage. So Indian naval sailing vessel Tarini, इसमें 6 member crew थे. It has entered Goa harbor after completing successfully 17,000 nautical mile. एक nautical mile कुछ आपको 1.815 किलोमीटर का होता है. So it undertook 17,000 nautical miles trans-ocean intercontinental voyage after 188 days. The next is Uttarakhand and Northeast to get Vande Bharat trains. So Uttarakhand and northeastern region they will have their first Vande Bharat trains flagged off in last week of May. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वंदे भारत इट विल ट्रैवल टाइम बाय एटलीस्ट एन आवर. मतलब कि जो जन शताब्दी जो पहले से ही चलती है, ठीक है, दिल्ली देहरादून वाली, तो अब वंदे भारत जो लॉन्च होगा इसी रूट पे तो वो 1 घंटा और कम लेगी. उसके बाद गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी में भी चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस. The next is India set to triple its speed of its fastest supercomputer. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इंडिया ने डिसाइड किया है टू स्केल अप इट्स सुपर कंप्यूटिंग पावर एंड इंस्टॉल एन 18 पेटाफ्लॉप सिस्टम ओवर द कोर्स ऑफ दिस ईयर. सो व्हाट इज दिस फ्लॉप्स? इट इज फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड which indicates the speed of processing speed of computers. और जो पेटाफ्लॉप होता है इट मीन्स 1000 ट्रिलियन फ्लॉप्स. ओके, तो ये जो हम सुपर कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एक्सेट्रा. अब अगर हम देखें इंडिया का जो मोस्ट पावरफुल सिविलियन सुपर कंप्यूटर है प्रत्युष एंड मिहिर, दे हैव अ कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ 6.8 पेटाफ्लॉप. तो जो प्रत्युष है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में, और जो मिहिर है वो है आपका नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा में. दोनों ऑपरेशनल हुई 2018 में. और जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन हैं दे वर्क अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, जिसके अभी नए मिनिस्टर बने हैं किरण रिजिजू. उसके बाद नए सुपर कंप्यूटर्स भी आएंगे इन दोनों इंस्टीट्यूशंस में. दैट इज टू बी गोइंग टू कम फ्रॉम फ्रेंच कॉर्पोरेशन एटोस. नाउ कम टू दिस पैराग्राफ. The fastest high-performance computing system in the world is currently the Frontier Cray system at Oak Ridge National Laboratory, United States. And this has a peak speed of 1 exaflop or about 1000 petaflop. Now take again one-liner. Netflix goes against practice, streams censored Bheed. So Netflix ने release किया है एक censored version अनुभव सिन्हा directed Bheed, which talks about the migrants problem during the COVID-19. The next is National Human Rights Commission. So the global body keeps NHRC waiting over political meddling. तो द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो इनके चेयरमैन है रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा. सो इट इज़ द स्टैट्यूटरी बॉडी विच इज एस्टेब्लिश्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट विच वाज पास्ड इन 1993. इसको जो स्टेटस है ए स्टेटस है विच इज गिवन बाय ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस. But for the second time in last 10 years, this UN recognized Global Alliance of National Human Rights Institution has deferred the accreditation of National Human Rights Commission. What are the reasons? Reasons are political interference in appointment, then involving the police in probes into human rights violations and poor cooperation with civil society.
Then the next is lack of diversity in staff and leadership and inefficient action to protect marginalized groups. तो इसकी वजह से जो एग्रीडेशन है वो डिफर हुआ है. There were around 7 human rights watches of institutions which wrote to Gannery objecting to NHRC India's A rank. Okay, तो उन्होंने कहा कि there is a concern regarding lack of independence, pluralism, diversity, accountability that are contrary to United Nations principles. That is also called as Paris Principles. अब ये पेरिस प्रिंसिपल्स क्या है? तो सी there are 6 main criteria in Paris Principles for any human rights organization, that is mandate and competence, autonomy from government, independence guaranteed by a statute or constitution, pluralism, adequate resource, adequate power of investigation. Now the next, China appoints new envoy to US in sign of thaw in Thai. So who is new China's ambassador to US? So the answer is Xi Feng. The next is Bulgarian writer wins International Booker Prize. So here you will see that Bulgarian writer Georgi Gospodinov and the translator Angela Rodel, they won the International Booker Prize for Time Shelter. So Time Shelter क्या है? A dark comedy novel about the dangerous appeal of nostalgia. Now coming to SEBI, Securities and Exchange Board of India tightens norms for offshore funds. तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कहा है कि जितने भी फॉरेन फंड्स हैं जो इन्वेस्ट करती हैं इंडिया में, दे हैव टू आइडेंटिफाई देयर पेरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू अनरेवल द ओपेक ओनरशिप स्ट्रक्चर. ठीक है, मतलब कि सबको बताना है जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं कि उनका जो है पेरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब द लास्ट बेनिफिशियरी कौन है. ठीक है, अगर आप याद करेंगे तो अडानी ग्रुप में यही प्रॉब्लम आया है. ठीक है, that is the move follows a regulatory investigation into suspected violations in overseas investment in Adani group of companies, the Adani group which has denied all allegations. कि वहाँ पे भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि जिनका ओनर कौन है वो पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है. So the SEBI has tightened the norm for offshore funds that now whatever FPIs are coming, they have to unravel their parent institution. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.